रुद्र को उम्मीद नहीं थी कि समीर उसके खिलाफ पहला दांव चलेगा, इसलिए उसकी आंखों में दिलचस्पी की एक झलक आई। अगर समीर के सामने रुद्र की जगह कोई आम इंसान होता तो समीर की योजना शायद सफल हो जाती। अफसोस, जिस इंसान से उसका पाला पड़ा था वो रुद्र था। भले ही रुद्र पतला और कमजोर दिखता था और उसमें ज्यादा ताकत नहीं लगती थी, लेकिन वह एक मार्शल आर्टिस्ट था। एक मार्शल आर्टिस्ट और एक आम इंसान के बीच का अंतर ट्रेनिंग से यकीनन पूरा नहीं किया जा सकता था। समीर को प्रतिक्रिया करने का मौका न देने के लिए रुद्र ने जोर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि चुपचाप पहले समीर की ताकत को सहा। आखिरकार समीर की ताकत रुद्र के लिए कुछ भी नहीं थी। अगर रुद्र अचानक जोर लगाता तो वो पल भर में समीर की हड्डियां तोड़ सकता था। हालांकि रुद्र को लगा कि अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वे अभी अभी मिले थे। अगर रुद्र ने समीर का हाथ तोड़ दिया तो लोगों को लगेगा कि गलती रुद्र की है। यह देखकर कि रुद्र ने विरोध नहीं किया, समीर ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई। उसने रुद्र पर और जोर लगाना जारी रखा और मुस्कान के साथ पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं? आपका परिवार क्या करता है? मेरा परिवार एक छोटा मोटा व्यापार चलाता है, रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया। अच्छा, तो ये बात है। समीर ने गहराई से सिर हिलाया। अगले ही पल रुद्र ने अचानक धीरे धीरे अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी। हालांकि जब समीर ने रुद्र की ताकत को महसूस किया तो उसकी आंखों में तिरस्कार भर गया, क्योंकि उसे लगा कि रुद्र कमजोर है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद समीर के चेहरे का भाव बदलने लगा। शुरुआती आत्मविश्वास से वह हैरानी में बदल गया और आखिरकार वो क्रूर हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि रुद्र जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। सच कहूं तो वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि समीर को यकीन नहीं हो रहा था। समीर ने जितनी भी कोशिश की, रुद्र टस से मस नहीं हुआ। समीर ने छुटकारा पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन रुद्र का समीर को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। पास खड़ी लोपामुद्रा स्वाभाविक रूप से जानती थी कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था, क्योंकि उसे लगा कि रुद्र को यहां लाना सही फैसला था। कुछ सेकंड बाद समीर आखिरकार अपने हाथ के दर्द को सहन नहीं पाया और सहजता से चीख पड़ा। सबने समीर की तरफ देखा और रुद्र ने मुस्कान के साथ समीर का हाथ छोड़ दिया। फिर समीर से नरमी से पूछा, मिस्टर खंडेवाला, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी अभी मेरा टखना गलती से मुड़ गया। समीर ने भीड़ को जल्दी से सफाई दी। फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा, मिस्टर सिंघानिया सच में कोई मामूली इंसान नहीं है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप लोपामुद्रा को रिझा पाए। हाँ, रुद्र ने समीर की तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे रुद्र से नुकसान उठाना पड़ा था। समीर ने रुद्र को और परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो मुड़ा और चला गया। लोपामुद्रा रुद्र की ओर मुड़ी और मुस्कान के साथ कहा, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने ताकतवर होंगे। आपने अभी समीर को अच्छा सबक सिखाया। यह तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी बेहतर चीजें इंतजार कर रही हैं। रुद्र ने शांत होकर जवाब दिया। इस समय तक अनुजा की जन्मदिन की पार्टी में आए ज्यादातर लोग पहुंच चुके थे, इसलिए अनुजा सीधे प्राइवेट रूम के बीच में चली गई। आज अनुजा ने एक हल्के नीले रंग का शाम का गाउन पहना था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके अलावा उसके जैसी सेलिब्रिटीज को पेशेवर ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके चलने का तरीका और अंदाज बहुत सटीक था, जिससे लोगों को ये एहसास होता था कि वो और आम लोग के बीच एक बड़ा अंतर है। हालांकि अनुजा की सूरत और आकृति हर मामले में लोपामुद्रा से कमतर थी, लेकिन उसे मनोरंजन जगत की शीर्ष महिला सेलिब्रिटीज में से एक यकीनन माना जाता था। उसकी कुल संपत्ति कम नहीं थी और उसकी सूरत और अंदाज काफी अच्छा था, इसलिए अभी भी कई पुरुष सेलिब्रिटी थे जो अनुजा में दिलचस्पी रखते थे। अभी अभी अनुजा ने भी रुद्र और समीर के बीच की स्थिति को भांप लिया था। अनुजा लोपामुद्रा की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि लोपामुद्रा समीर से कितनी नफरत करती है, लेकिन अलग अलग वजहों से वो समीर से निपटने में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती थी।
यह मामला हमेशा लोकमुद्रा की सबसे बड़ी चिंता रहा था। हालांकि आज लोकमुद्रा अपना बॉयफ्रेंड यहां लाई थी। समीर के स्वभाव को देखते हुए वो यकीनन रुद्र के खिलाफ कोई चाल चलेगा। अनुजा को भी समीर जैसे लोग पसंद नहीं थे, लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए वो समीर को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो बस आंखें बंद कर सकती थी। आज मेरी जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद, अनुजा ने मुस्कान के साथ सबको कहा। अनुजा, जन्मदिन मुबारक। समीर मुस्कुराया और उत्साह से बोला। फिर उसने अपना तैयार किया हुआ तोहफा निकाला और उसे सौंप दिया। समीर ने अनुजा को एक बुल्गारी घड़ी उपहार में दी। इसे देखकर सबने समीर की उदारता की तारीफ की। हालांकि समीर केवल लोकमुद्रा के सामने दिखावा करना चाहता था। सबने भी अपने तोहफे निकाले और अनुजा को दिए। आखिरकार ये सभी लोग सेलिब्रिटी थे और उनकी आमदनी काफी अधिक थी, इसलिए उन्होंने जो उपहार दिए वे सस्ते नहीं थे। हर तरह के लग्जरी सामान एक के बाद एक दिखाई दिए और रुद्र को थोड़ी अजीब लगा। आखिरकार उसने कोई तोहफा तैयार नहीं किया था। इसके अलावा रुद्र अनुजा को नहीं जानता था, इसलिए उसने उपहार तैयार करने के बारे में सोचा भी नहीं था। हालांकि जैसे ही रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लोकमुद्रा ने अचानक हाथ बढ़ाया और रुद्र को खींचा। फिर वो रुद्र को अनुजा के पास ले गई। अनुजा, जन्मदिन मुबारक। ये वो तोहफा है जो रुद्र और मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जैसे ही लोकमुद्रा बोली, उसने एक कार की चाबी निकाली और अनुजा को सौंप दी। जब अनुजा ने कार की चाबियां देखी तो वो थोड़ी उत्साहित हो गई। उसने अविश्वास में कहा, लोकमुद्रा, तुम मुझे इतना महंगा तोहफा क्यों दे रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें ये कार हमेशा से पसंद थी, इसलिए मैंने रुद्र से तुम्हारे लिए एक खरीदने के लिए कहा। लोकमुद्रा ने शांत भाव से जवाब दिया। हालांकि लोकमुद्रा का मतलब बहुत साफ था। वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि रुद्र ने कार के लिए पैसे दिए थे। ऐसे में रुद्र को तोहफा तैयार न करने की शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद मिस्टर सिंघानिया, अनुजा ने खुशी से रुद्र से कहा। आपका स्वागत है। रुद्र हल्के से मुस्कुराया। थोड़ी दूर खड़ा समीर ये नजारा देख रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक आई और वो सोचने लगा कि वो बाद में रुद्र को सबक कैसे सिखाएगा। सबके तोहफे देने के बाद सब लोग बैठ गए और वेटर के व्यंजन परोसने का इंतजार करने लगे। सेलिब्रिटी की ये पार्टियां अमीरों की पार्टियों से बहुत अलग थी। अमीर लोग आमतौर पर एक कॉकटेल पार्टी या ऐसा ही कुछ करना पसंद करते थे ताकि सबको निजी तौर पर बातचीत करने में आसानी हो। लेकिन इस बार अनुजा ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था। प्राइवेट रूम में कुल 6 मेजें थी और हर मेज पर 5 लोग बैठ सकते थे। कुल 30 लोग थे। सबको उनकी हैसियत के हिसाब से बैठाया गया था। रुद्र और लोकमुद्रा स्वाभाविक रूप से पहले मेज पर बैठे और समीर भी उसी मेज पर था। संतुष्ट, आओ सिगरेट पीते हैं, समीर ने बिना कोई भाव दिखाए अपने पास खड़े युवक से कहा। ठीक है, युवक ने जल्दी से सिर हिलाया और समीर के पीछे पीछे प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। प्राइवेट रूम से बाहर आकर समीर ने एक सिगरेट निकाली और संतुष्ट को देते हुए बिना किसी भाव के कहा, संतुष्ट, मैंने सुना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम अपनी जगह बना पाए हो, तो उसकी वजह तुम्हारी शराब पीने की अच्छी क्षमता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संतुष्ट समझ नहीं पाया कि समीर क्या कहना चाह रहा है, इसलिए उसने बहुत धीमे अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम्हें वे सारे विज्ञापन शराब पीने की तुम्हारी क्षमता के कारण नहीं मिले? चलो भी, अब मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, समीर ने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया। मिस्टर खंडेवाला, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं थोड़ा उलझन में हूं, संतुष्ट ने समीर से भ्रमित होकर पूछा। समीर मुड़ा और चारों ओर देखा। जब उसने पाया कि कोई छिपकर सुन नहीं रहा है, तो उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अभी एक काम दे रहा हूं। जब हम बाद में शराब पिएंगे तो तुम्हें रुद्र को जबरदस्ती इतनी शराब पिलानी है कि वो बेहोश होकर धुत हो जाए। समीर की बात सुनकर संतुष्ट सन्न रह गया। फिर उसने लाचारी भरे अंदाज में कहा, मिस्टर खंडेवाला,
अगर आप मुझे किसी दूसरे को पीने के लिए मजबूर करने को कहते तो ठीक था, लेकिन वो रुद्र लड़का ऐसा नहीं है जिससे हम आसानी से पंगा ले सके। इसके अलावा वो मिस लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड है। उसे नाराज करने के बाद मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे टिक पाऊंगा? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे नाराज करना ठीक है? समीर ने संतुष्ट की ओर देखते हुए पूछा। समीर की बात सुनकर संतुष्ट की बोलती बंद हो गई। वो हकलाया, मिस्टर खंडेवाला, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपको नाराज किया है। क्या आप मेरे लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए मुश्किल कहां पैदा कर रहा हूं? मैंने अभी अभी एक फिल्म साइन की है और मैं हीरो बनूंगा। हीरोइन हमारे देश की एक लोकप्रिय सेलिब्रिटी है और डायरेक्टर भी बड़ा नाम है। अगर तुम इस बार मेरी मदद करते हो तो मैं ये फिल्म तुम्हें दे दूंगा। तब तुम्हारी लोकप्रियता यकीनन दोगुनी हो जाएगी। अगर लोकमुद्रा भविष्य में तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करती है तो बस मुझे एक कॉल कर देना। समीर ने संतुष्ट से बहुत गंभीर लहजे में कहा। जब संतुष्ट ने समीर की बातें सुनी तो वो तुरंत हैरान रह गया। उसने उत्साह से पूछा, मिस्टर खंडेवाला, क्या आप सच कह रहे हैं? बेशक, मैं इस बारे में तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? समीर ने चिढ़कर जवाब दिया। संतुष्ट ने समीर को देखा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने दबी आवाज में कहा, मिस्टर खंडेवाला, चिंता मत कीजिए, मैं यकीनन काम पूरा करूंगा। ठीक है, अब अंदर जाओ। समीर ने संतुष्ट के कंधे पर थपथपाया और फिर संतुष्ट को प्राइवेट रूम के अंदर ले गया। प्राइवेट रूम में घुसने के बाद वेटर ने खाना परोसना शुरू कर दिया, जबकि अनुजा ने सबको टोस्ट करना शुरू किया। इस वक्त रुद्र को समीर और संतुष्ट की योजना के बारे में पता नहीं था। वो खाते हुए लोकमुद्रा के साथ बातचीत कर रहा था। यहाँ के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे और रुद्र के स्वाद के हिसाब से बिल्कुल सही थे। जब समीर ने रुद्र और लोकमुद्रा को हंसते बोलते देखा तो वो और भी गुस्से में आ गया, इसलिए उसने मुड़कर संतुष्ट को देखा। संतुष्ट को एहसास हुआ कि हर कोई रेड वाइन पी रहा था। रेड वाइन महंगी होती है, लेकिन सिर्फ रेड वाइन पीने से आसानी से नशा नहीं होता। सफेद वाइन और रेड वाइन को एक साथ पीना सबसे तेज तरीका था। अनुजा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। ये इतना खुशी का मौका है, तुमने सिर्फ रेड वाइन ही क्यों मंगवाई? वेटर से कहो कि 2 बोतल सफेद वाइन भी ले आए। संतुष्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, सफेद वाइन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। रेड वाइन पीना बेहतर है। रेड वाइन त्वचा की देखभाल में भी मदद करती है। अनुजा जानती थी कि संतुष्ट को शराब पीना पसंद है, लेकिन उसे डर था कि संतुष्ट ज्यादा पीकर मुसीबत खड़ी कर देगा, इसलिए उसने माथे पर बल डालते हुए जवाब दिया, अनुजा, ये सही नहीं है। सफेद वाइन अब भी बेहतर है। समीर ने धीरे से कहा, हाँ, रेड वाइन उबाऊ होती है, सफेद वाइन बेहतर है। मुझे भी लगता है कि हमें कुछ सफेद वाइन मंगवानी चाहिए। समीर की नजर में अच्छा बनने के लिए पुरुष सेलिब्रिटी जल्दी से चिल्लाने लगे। समीर ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आपके ख्याल से सफेद वाइन या रेड वाइन में से कौन सी बेहतर है? मुझे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। रुद्र को शराब पीना पसंद नहीं था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इन चीजों की परवाह नहीं करता था और उसने उदासीनता से जवाब दिया। समीर मुड़ा, अनुजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अनुजा, वेटर से कहो कि सफेद वाइन की कुछ बोतलें परोसे। जब वक्त आएगा तो हम जो चाहे वो पी सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है। समीर की बात सुनने के बाद अनुजा ने धीरे से सिर हिलाया। उसे मना करने का कोई कारण नहीं मिला। जल्द ही वेटर सफेद वाइन की कुछ बोतलें ले आया। समीर ने अपने लिए एक गिलास वाइन भरी, फिर अपना गिलास उठाया और कहा, ठीक है, यहाँ मौजूद सभी पुरुष कुछ सफेद वाइन पिएंगे। लड़कियां जो चाहे वो कर सकती हैं। ठीक है। हर कोई सहमत हुआ और खुद को सफेद वाइन से भरा गिलास देने लगा। रुद्र के गिलास में भी सफेद वाइन डाली गई, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार वो अब एक मार्शल आर्टिस्ट था। ये थोड़ी सी शराब उसके शरीर पर कोई असर नहीं डालेगी, इसलिए उसकी नजरों में शराब पीना पानी पीने जैसा ही था। आज अनुजा का जन्मदिन है, इसलिए पहला गिलास अनुजा को उसके जन्मदिन की बधाई देने के लिए होना चाहिए। समीर ने बोलते हुए अपना गिलास उठाया। सभी ने भी सहमति में चिल्लाया।
अनुजा मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद आप सभी का। ये कहने के बाद सबने अपने अपने गिलास की पूरी शराब पी ली। रुद्र ने भी स्वाभाविक रूप से एक गिलास शराब पी ली। लोकमुद्रा को रुद्र की थोड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने रुद्र से धीरे से कहा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया। यह देखकर कि रुद्र सफेद वाइन का गिलास खत्म करने के बाद ठीक है, लोकमुद्रा ने और कुछ नहीं कहा। हालांकि लोकमुद्रा नहीं जानती थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ मिनट बाद यह देखकर कि सब कुछ ठीक चल रहा है, संतुष्ट ने सीधे अपना शराब का गिलास उठाया और रुद्र से कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप मिस लोकमुद्रा के बॉयफ्रेंड हैं। हम पहली बार मिल रहे हैं। मिस लोकमुद्रा ने हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखा है। जब रुद्र ने संतुष्ट की बातें सुनी तो उसने और कुछ नहीं कहा। उसने अपना गिलास उठाया और पी लिया। मिस्टर सिंघानिया, आपकी शराब सहन करने की क्षमता काफी अच्छी है। लगता है मुझे अपना मुकाबला मिल गया है। क्यों ना हम दोनों एक और ड्रिंक लें? संतुष्ट ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा और रुद्र के लिए वाइन भरने लगा। जरूर, रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया और फिर गिलास की शराब दोबारा पी ली। मिस्टर सिंघानिया, आप कितने सहज इंसान हैं। आइए एक और गिलास हो जाए। यह कहकर संतुष्ट ने रुद्र के लिए शराब का एक और गिलास भर दिया। जब सबने ये नजारा देखा तो उन्हें कमोबेश माजरा समझ आ गया था। संतुष्ट अभी अभी समीर के साथ बाहर गया था। अब वापस आकर वो खुद रुद्र को टोस्ट कर रहा था। अगर एक या दो गिलास होते तो सामान्य था, लेकिन इस बार संतुष्ट पहले ही लगातार 3 गिलास शराब का टोस्ट दे चुका था। साफ था कि कुछ तो गड़बड़ थी। समीर ने रुद्र को अकड़ के साथ देखा और मन ही मन सोचा, रुद्र, तुम सच में बड़े साहसी हो। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की। जब तुम नशे में धुत हो जाओगे तब मैं तुम्हें देखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम सीधे अस्पताल पहुंचो। समीर की योजना रुद्र को सिर्फ नशे में धुत करने की नहीं थी। उसकी योजना रुद्र को पीकर पूरी तरह से गायब करने की थी। वहां मौजूद बाकी लोग भी जानते थे कि संतुष्ट को समीर ने पैसे दिए थे, इसलिए वह ऐसा बर्ताव कर रहा था। वरना अगर संतुष्ट के पास 10,000 हिम्मत भी होती तो वो लोकमुद्रा के बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करता। लोकमुद्रा ने जब रुद्र को संतुष्ट के साथ शराब पीते देखा तो वह चिंतित दिख रही थी। चूंकि संतुष्ट की शराब पीने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। अगर वह सच में इसी तरह पीता रहा तो रुद्र पक्का मुसीबत में पड़ जाएगा। उस समय बातें बिगड़ जाएंगी। हालांकि लोकमुद्रा ये नहीं समझ पा रही थी कि रुद्र ये जानते हुए भी संतुष्ट को मना क्यों नहीं कर रहा था कि संतुष्ट जानबूझकर उसे जबरदस्ती शराब पिला रहा था। इसके विपरीत हर बार जब संतुष्ट टोस्ट करता तो रुद्र पी लेता था। रुद्र क्या करने की कोशिश कर रहा है? लोकमुद्रा जितना ज्यादा सोचती उसे उतना ही गड़बड़ लगता। मिस्टर सिंघानिया, मुझे सच में बड़ा मजा आ रहा है। आइए एक और गिलास। संतुष्ट ने 2 और खाना खाने के बाद फिर से अपना गिलास उठाया। रुद्र हल्के से मुस्कुराया और अपना गिलास उठाया। रुद्र, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लोकमुद्रा खुद को रोक नहीं पाई और चिंता में बोल उठी, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया और फिर गिलास में रखी सफेद शराब को फिर से पी लिया। संतुष्ट ने रुद्र के शांत हाव भाव को देखा और वह थोड़ा हैरान था। उसने रुद्र के साथ कम से कम 7 या 8 गिलास पी लिए थे, लेकिन रुद्र अभी भी ठीक था। वो पूरी तरह से सामान्य दिख रहा था। ये अजीब था। लोकमुद्रा ने धीरे से रुद्र के कान में कहा, रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वह जानबूझकर तुम्हें शराब पिला रहा है? क्या तुम्हें यकीन है कि वही मुझे शराब पिला रहा है? क्या होगा अगर मैं उसे शराब पिला रहा हूं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुद्र की बात सुनकर लोकमुद्रा हक्की बक्की रह गई। वो थोड़ी उलझन में थी, जैसे उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि रुद्र का मतलब क्या था। समय बीतता गया। संतुष्ट रुद्र के साथ लगातार शराब पीता रहा, लेकिन संतुष्ट को जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये था कि रुद्र अभी भी पूरी तरह सामान्य दिख रहा था। दूसरी तरफ वो खुद नशे में धुत हो रहा था।
लेकिन रुद्र अभी भी शांत दिख रहा था। बाकी सब भी यही सोच रहे थे कि रुद्र की शराब पीने की क्षमता सच में डरावनी थी। अगर कोई और होता तो शायद पूरी तरह से नशे में धुत होकर गिर चुका होता। समीर, जिसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था, अब उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। भले ही संतुष्ट को पहले ही एहसास हो गया था कि रुद्र की शराब पीने की क्षमता बहुत ज्यादा थी, फिर भी उसने पीछे हटने का फैसला नहीं किया, क्योंकि समीर ने जो फायदे पेश किए थे वे बहुत लुभावने थे। वो इतने अच्छे अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। ये रुद्र जरूर ढोंग कर रहा होगा। मुझे यकीन नहीं है कि वो इतनी शराब पी सकता है। संतुष्ट ने एक गहरी सांस ली और फिर से अपना शराब का गिलास उठाया। रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए ऐसा ही किया। उन दोनों ने लगभग 10 मिनट तक शराब पी। संतुष्ट ने शराब का गिलास उठाया और हकलाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, एक और गिलासा। संतुष्ट, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पहले ही नशे में हो। तुम अभी भी क्यों पी रहे हो? अनुजा आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी पानीदार आंखें बड़ी की और संतुष्ट पर चिल्लाई, सही कहा संतुष्ट, अब बस करो। बाकी लोगों ने भी उसका साथ दिया। मैं ठीक हूं। मैंने मिस्टर सिंघानिया की तुलना में 30% से भी कम पी है। चलो जारी रखते हैं। संतुष्ट हकलाया। रुद्र ने लाचारी से अपना गिलास उठाया। संतुष्ट ने दांत पीसे और गिलास में रखी शराब पीने ही वाला था। हालांकि जैसे ही वह आधा पी चुका था, संतुष्ट धड़ाम से मेज पर गिर गया। जब सबने ये नजारा देखा तो वे पल भर में चुप हो गए। ये कचरा, समीर ने दांत पीसे और धीमी आवाज में कोसा। जब रुद्र ने संतुष्ट को बेहोश होते देखा तो उसने एक लाचार मुस्कान दी और धीरे से कहा, यह सिर्फ कुछ गिलास शराब ही पी सका। लगता है अब मुझे अकेले ही पीनी पड़ेगी। रुद्र को इतना अभिमानी देखकर समीर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अगर उसे पता होता कि रुद्र की शराब पीने की क्षमता इतनी ज्यादा है तो उसने ये काम करने के लिए कुछ और लोगों को ढूंढा होता। हालांकि अब पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र ने धीरे से समीर की ओर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, मिस्टर खंडेवाला, संतुष्ट पहले ही बहुत पी चुका है, क्यों ना हम दोनों थोड़ी शराब पी लें? यह सुनकर समीर हक्का बक्का रह गया। सबने रुद्र की ओर देखा और उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी, क्योंकि इस वक्त वे आखिरकार समझ गए थे कि रुद्र मूर्ख नहीं था, वो बस मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। संतुष्ट के नशे में धुत होने के बाद रुद्र समीर से निपटने का इंतजार कर रहा था। इस समय समीर स्पष्ट रूप से एक मुश्किल स्थिति में था। अगर उसने कहा कि वह शराब पीने की हिम्मत नहीं करता तो यह बहुत शर्मनाक होता, और वैसे भी उसने ही कहा था कि उसे सफेद शराब चाहिए। लेकिन अगर उसने शराब पी तो उसे चिंता थी कि वह रुद्र जितना नहीं पी पाएगा। उस समय वह भी संतुष्ट की तरह बेहोश हो जाएगा। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लगता है मिस्टर खंडेवाला मेरे साथ पीने की हिम्मत नहीं करते। कोई बात नहीं, फिर छोड़ देते हैं। यह देखकर कि समीर झिझक रहा था, रुद्र हल्के से मुस्कुराया। चूंकि मिस्टर सिंघानिया आज इतने अच्छे मूड में है तो मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा। समीर स्वाभाविक रूप से इन लोगों के सामने अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहता था, और उसे लगा कि भले ही रुद्र शराब पीने में बहुत अच्छा था, रुद्र ने अभी अभी इतनी ज्यादा शराब पी ली है। भले ही वह पी सकता हो, वो शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए रुद्र के साथ पीने में अब उसका ज्यादा फायदा था। बस यूं ही रुद्र ने समीर को एक के बाद एक गिलास टोस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर समीर ने दांत पीसे और एक के बाद एक गिलास गटक लिया। शुरुआत में समीर अभी भी कुछ गिलास संभाल सकता था, लेकिन कुछ ही देर बाद समीर को लगा कि उसका पेट गड़बड़ा रहा है, जैसे वो किसी भी समय उल्टी कर देगा। हालांकि रुद्र ने हार नहीं मानी और उसे लगातार टोस्ट करता रहा। यह जाहिर था कि रुद्र ने इस तरह से समीर को उकसाने का इरादा किया था ताकि समीर पहले गलती करे। हालांकि समीर ने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि वो पूरी तरह से धुत था। मिस्टर खंडेवाला, क्या आप अभी भी पी सकते हैं? यह देखकर कि समीर सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
रुद्र ने मुस्कुराते हुए समीर से पूछा। बेशक, मैं पी सकता हूं। समीर हकलाया और फिर उसका कांपता हुआ दाहिना हाथ शराब का गिलास उठाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही समीर ने सिर नीचे किया, वो आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाया। ओह! समीर ने अभी अभी खाया हुआ सारा खाना और शराब उगल दिया। आह! जब सबने ये मंजर देखा तो वे सब खड़े हो गए और चीखने लगे। लोपमुद्रा ने अपनी आंखें ढक ली और रुद्र के पीछे छिप गई। उसे घिन आ रही थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि समीर उल्टी कर देगा, और उसने इतने सारे लोगों के सामने उल्टी कर दी। समीर के बगल में बैठी महिला सेलिब्रिटीज इसकी सीधी शिकार बनी। उन पर शराब के छींटे पड़े। अगर ये बात बाहर निकली तो समीर निश्चित रूप से मनोरंजन उद्योग में एक मजाक बन जाएगा। अचानक उल्टी करने के बाद समीर को काफी होश आया और वह तेजी से मुड़ा और प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। फिर बाकी सब भी कमरे से बाहर निकल गए। तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें पता है, जब लोपमुद्रा और रुद्र प्राइवेट रूम से बाहर निकले तो उसने खुशी से रुद्र से कहा, मैं बुरा कैसे हूं? मैं तो उन्हें उन्हीं के औजार से जवाब दे रहा था। वे मुझे शराब पिलाकर धुत करने की योजना बना रहे थे, है ना? इसलिए मैंने बस उनके साथ खेल लिया। रुद्र ने हल्के से कहा, लेकिन तुम इतना ज्यादा पीकर भी नशे में क्यों नहीं हुए? तुमने अभी अभी इतनी सारी सफेद शराब पी ली और तुम एकदम ठीक हो। लोपमुद्रा ने रुद्र से असमंजस में पूछा, मुझे क्या हो सकता है? मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। अभी उन्होंने सबने सफेद शराब पी, लेकिन मैंने मिनरल वाटर पिया, इसीलिए वे हार गए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर लोपमुद्रा खुद को एक आकर्षक मुस्कान देने से नहीं रोक पाई। वो खुशी से भर गई। 10 मिनट बाद समीर फिर से बाथरूम से बाहर आया। चूंकि समीर ने अभी केवल 7 या 8 गिलास ही शराब पी थी, इसलिए उसने ज्यादा नहीं पी थी। बस उसकी शराब सहने की क्षमता थोड़ी कम थी, इसलिए उसे थोड़ी मतली महसूस हो रही थी। इस समय समीर काफी होश में था। उसने सबसे कहा, दोस्तों, मुझे माफ करना कि मैंने आज अब सबका मूड खराब कर दिया। मैं सबसे माफी मांगता हूं, खासकर अनुजा से। मुझे सच में बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी को इस तरह खराब कर दिया। कोई बात नहीं, अनुजा ने भावहीनता से जवाब दिया। समीर आज खुद ही अपने लिए मुसीबत लाया था। मैंने पहले ही एक नई जगह बुक कर ली है, अभी जल्दी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से कोई निराश नहीं होगा। समीर ने सबकी तरफ देखा और पूछा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम वैसे भी जगह बदलने ही वाले थे। सब लोग जल्दी से जवाब देने लगे, मानो वे उस बात को भूल ही गए हों कि समीर ने मेज पर उल्टी कर दी थी। अनुजा ने कुछ नहीं कहा। चूंकि समीर पहले ही जगह बुक कर चुका था, इसलिए वह मना नहीं कर सकती थी। तो इसी तरह सब लोग रेस्तरां से निकल गए और नई जगह के लिए ड्राइव करने लगे। करीब आधे घंटे बाद वे एक क्लब पहुंचे। चलो, लोपमुद्रा ने मुड़कर रुद्र की तरफ देखा और उससे धीरे से कहा, ठीक है। रुद्र ने सिर हिलाया और फिर सहज रूप से खिड़की के बाहर देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर का नजारा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। इसलिए रुद्र ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकला। जब रुद्र कार से बाहर निकला तो वो हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस जगह पर सब लोग थे वो दरअसल हेवेंस क्लब था। रुद्र को लगा नहीं था कि ये लोग जगह चुनने में इतने होशियार होंगे। उन्होंने उसके खुद के हेवेंस क्लब में एक नई जगह बुक की थी। हेवेंस क्लब, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लोपमुद्रा ने असमंजस भरे भाव से बड़बड़ाया। हाँ, ये थोड़ा जाना पहचाना तो है, रुद्र ने बेचारगी से जवाब दिया। ये सही नहीं है। क्या तुम्हारे क्लब का नाम हेवेंस क्लब नहीं है? लोपमुद्रा ने रुद्र से अविश्वास में पूछा। हाँ, ये मेरा क्लब है, रुद्र ने बेचारगी से कहा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा क्लब इतना बड़ा होगा। लोपमुद्रा ने हैरानी से पूछा, अगर मेरा क्लब सिर्फ एक छोटा सा साधारण क्लब होता तो मैं तुम्हारे पिता को उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता? रुद्र ने निरुत्तर होकर कहा, यह बात तो है। लोपमुद्रा खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक पाई।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि समीर हमें यहां लाएगा, लेकिन ये जगह काफी अच्छी है। कम से कम उससे निपटने में बाद में ज्यादा आसानी होगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम बेहतर होगा कि इन लोगों को अपनी असली पहचान न बताओ, वरना समीर तुमसे सतर्क हो सकता है। लोकमुद्रा ने धीरे से रुद्र को याद दिलाया, चिंता मत करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। रुद्र मुस्कुराया और लोकमुद्रा की तरफ देखा। अच्छा, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है। लोकमुद्रा ने सिर हिलाया और अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर हेवेंस क्लब के अंदर चली गई। इस समय सब लोग समीर को घेरे हुए थे। आखिर उनमें से कई कभी हेवेंस क्लब नहीं आए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए उत्सुक थे। मिस्टर खंडेवाला, आपका सुप्रीम वीआईपी रूम आपके लिए तैयार है, कृपया अंदर आइए। ड्रेस पहनी हुई खूबसूरत महिला ने जब समीर को देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए कहा। जब सबने उस खूबसूरत महिला की बात सुनी तो उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई और वे अविश्वास में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समीर हेवेंस क्लब का सुप्रीम वीआईपी रूम बुक करेगा। ये प्राइवेट रूम हेवेंस क्लब का सबसे हाई क्लास प्राइवेट रूम था। कहा जाता था कि इसकी एक रात की कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए थी। इतनी रकम एक छोटे शहर में एक घर खरीदने के लिए काफी थी। मिस्टर खंडेवाला, मैंने सुना है कि यहाँ का सुप्रीम वीआईपी रूम केवल प्लैटिनम सदस्यों और उससे ऊपर वालों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। क्या आप पहले ही प्लैटिनम सदस्य बन चुके हैं? एक पुरुष सेलिब्रिटी ने समीर से हैरानी में पूछा। समीर ने पुरुष सेलिब्रिटी की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया। उसने इस बात से इनकार नहीं किया। हालांकि उसने इस प्राइवेट रूम को बुक करने के लिए अपनी खुद की सदस्यता कार्ड का उपयोग नहीं किया था। इसके बजाय उसने इसे बुक करने के लिए अपने पिता के सदस्यता कार्ड का उपयोग किया था। अगर समीर वास्तव में प्लैटिनम स्तर का सदस्य होता तो जब हेवेंस क्लब ने अपना मालिक बदला था तब समीर का यहां ना होना असंभव था। सबको पता चला कि समीर अब हेवेंस क्लब का प्लैटिनम सदस्य है। वे उसकी चापलूसी करने लगे और वे बहुत उत्साहित थे। समीर दूसरी तरफ पूरे समय लोकमुद्रा के चेहरे के भाव को देख रहा था। हालांकि वो काफी लापरवाह लग रही थी। आखिरकार समीर एक प्लैटिनम स्तर का सदस्य था। उसके और रुद्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। कुछ मिनटों बाद सभी सुप्रीम प्राइवेट रूम में दाखिल हो गए। बाहर इंतजार कर रहे रुद्र ने देखा कि लगभग समय हो गया है और वो उनके पीछे पीछे हॉल में चला गया। जब लॉबी मैनेजर ने रुद्र को अंदर आते देखा तो वह हैरान रह गई। वो तेजी से उसके पास गई और रुद्र से उत्साहित होकर पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ कैसे? मैं कुछ दोस्तों के साथ आया हूं। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए। रुद्र ने मैनेजर को देखा और बेपरवाही से जवाब दिया। फिर उसने निर्देश दिया, वैसे बाद में जब आप मुझे देखें तो मुझे मिस्टर सिंघानिया मत बुलाना। बस ऐसा दिखावा करना कि आप मुझे नहीं जानती। क्या आप मेरी बात समझ गई हैं? जी सर। मैनेजर ने जल्दी से रुद्र को सिर हिलाया। मैनेजर की बात सुनकर रुद्र ने कुछ नहीं कहा। फिर वो ऊपर की ओर चल दिया। कुछ मिनटों बाद वेटर रुद्र को उस प्राइवेट रूम तक ले गया जहां लोकमुद्रा और बाकी लोग थे। यह प्राइवेट रूम हेवेंस क्लब में सबसे शानदार था। यह इतना विशाल था कि इसमें 100 लोग भी समा सकते थे। इसके अलावा अंदर की सजावट बेहद आलीशान थी। प्राइवेट रूम के सामने एक छोटा सा स्टेज था जहां लोग गा सकते थे। वहां एक पियानो और अन्य वाद्य यंत्र भी थे। आप कुछ वाइन एक्सेसरीज भी देख सकते थे। आप जिस चीज के बारे में सोच सकते थे वो सब आपको यहां मिल जाएगा। चूंकि रुद्र देर से आया इसलिए सभी ने पहले ही मौज मस्ती शुरू कर दी थी। कुछ लोग गा रहे थे जबकि कुछ गेम खेल रहे थे। समीर बदसूरत चेहरे के साथ सोफे पर बैठा था क्योंकि आज उसकी बेइज्जती हुई थी। इस समय वो सिर्फ ये सोच रहा था कि रुद्र से कैसे निपटा जाए और रुद्र को कैसे शर्मिंदा किया जाए। रुद्र को अंदर आते देखकर लोकमुद्रा जल्दी से उसके पास गई और उसके साथ एक सोफे पर बैठ गई।
इस नजारे ने समीर को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद अनुजा स्टेज पर गई और भीड़ को हाथ हिलाया। जब सभी ने अनुजा को स्टेज पर जाते देखा तो उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि अनुजा क्या करने वाली है। सबसे पहले मैं मिस्टर खंडेवाला को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे लिए इतनी शानदार जगह का इंतजाम किया। अनुजा ने मुस्कान के साथ आवाज लगाई। ये सुनकर समीर लाचारी से मुस्कुराया। अगर उसने उल्टी न की होती तो वह इसके लिए इतना पैसा खर्च नहीं करता। हम सभी के लिए एक साथ आना आसान नहीं है, इसलिए इस बार हम स्कूल के समय के नियमों का पालन करेंगे। हर कोई स्टेज पर जा सकता है और कुछ न कुछ पेश कर सकता है। कोई भी परफॉर्मेंस छोड़ नहीं सकता या एक से ज्यादा एक्ट नहीं कर सकता। अनुजा ने भीड़ को मुस्कान के साथ चिल्लाकर कहा, ठीक है, मैं बाद में डांस करना चाहता हूं। हर कोई जानता था कि ये अपनी क्षमताओं को दिखाने का एक अच्छा अवसर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने मना नहीं किया। ठीक है, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं पहले शुरू करती हूं। फिर हर कोई स्टेज पर जाने का समय चुन सकता है। अनुजा ने सिर हिलाया और गाना शुरू कर दिया। हालांकि अनुजा एक अभिनेत्री थी, पर वो हमेशा एक गायिका बनना चाहती थी। बस ये था कि अभिनेत्री बनना आसान था, लेकिन एक गायिका के लिए प्रसिद्ध होना बहुत मुश्किल था। इसलिए अंत में अनुजा ने गायिका बनना नहीं चुना। अनुजा की आवाज बहुत मीठी थी, जैसे प्रकृति की ध्वनि हो। आम लोगों की तुलना में वो बहुत उत्कृष्ट थी। हालांकि पेशेवर गायकों की तुलना में वो सिर्फ सामान्य थी। पहले गाने के बाद सभी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। फिर दूसरा व्यक्ति प्रदर्शन करने के लिए स्टेज पर गया। लोकमुद्रा रुद्र को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी, इसलिए उसने पूछा, तुम बाद में क्या पेश करने वाले हो? क्या मुझे भी परफॉर्मेंस देनी होगी? रुद्र लोकमुद्रा की बात सुनकर हैरान रह गया। हर किसी को ऊपर जाना है और परफॉर्मेंस देनी है। बेशक आपको भी ऊपर जाना होगा। जल्दी से सोचिए कि आप किसमें अच्छे हैं। लोकमुद्रा ने लाचारी से जवाब दिया, मैं कोई परफॉर्मेंस कैसे दे सकता हूं? हो सकता है मैं अपनी छाती से एक पत्थर तोड़ सकूं। रुद्र ने मुस्कान के साथ कहा, क्या आप थोड़े और गंभीर हो सकते हैं? लोकमुद्रा ने रुद्र को देखा, नहीं जानती थी कि क्या कहे। मैं बहुत गंभीर हूं, मुझमें कोई प्रतिभा नहीं है। आप मुझे कुछ सलाह क्यों नहीं देती? रुद्र ने मुस्कान के साथ कहा। लोकमुद्रा ने रुद्र को देखा और कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से कहा, अगर आपके पास सच में कुछ भी परफॉर्म करने के लिए नहीं है तो मेरे साथ गाना गाइए। मेरे साथ गाना गाऊं? ये सुनकर रुद्र चौंक गया। फिर उसने माथे पर बल डालते हुए कहा, मैं बेसुरा गाता हूं। क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं गाऊं? कोई बात नहीं है, जब समय आएगा तो बस मेरे साथ ताल मिलाना और कुछ वाक्य गुनगुना देना। कोई भी आप पर हंसेगा नहीं। लोकमुद्रा ने कैजुअली कहा, ठीक है। फिर रुद्र ने लोकमुद्रा को देखा और लाचारी से सिर हिलाया। आखिरकार रुद्र अब सबकी नजर में लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड था। इसके अलावा लोकमुद्रा की पृष्ठभूमि बेहद भयानक थी, इसलिए साधारण लोगों में उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं थी। लोकमुद्रा को स्टेज पर हो रहे प्रदर्शनों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने कहा, रुद्र, यहां बोरिंग हो रहा है, चलो कॉकटेल बनाते हैं। आप कॉकटेल बनाना जानती हैं? जब रुद्र ने लोकमुद्रा की बात सुनी तो उसकी आंखों में धर्म का एक संकेत दिखा। मैंने पहले थोड़ा सीखा था, लेकिन मैं इसमें बहुत अच्छी नहीं हूं। लोकमुद्रा ने धीरे से जवाब दिया और फिर रुद्र को कॉकटेल बनाने वाले एरिया की ओर ले गई। रुद्र ने सामग्री की चकाचौंध भरी सरनी को देखा और वो थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वेनेसा इतनी सावधानी बरतेंगी और प्राइवेट रूम में ये चीजें तैयार करेंगी। उसे मानना पड़ा कि वो वास्तव में हेवेंस क्लब चलाने के लिए बहुत उपयुक्त थी। अगर साइशा का इरादा वेनेसा को अपने साथ ले जाने का नहीं होता तो रुद्र उसे चाहे कितना भी भुगतान करना पड़ता, वो वेनेसा को यही रखता। मैं आपके लिए पहले एक गिलास बनाती हूं, इसे चक्कर देखिए कि स्वाद कैसा है। लोकमुद्रा ने मुस्कान के साथ कहा। लोकमुद्रा की बात सुनकर
रुद्र की आंखों में लाचारी का एक संकेत दिखा। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आपको यकीन है कि ये पीने लायक होगा? आपका क्या मतलब है? क्या आपको पता है कि कितने लोग मेरे बनाए कॉकटेल पीना चाहते हैं? उन्हें मौका नहीं मिलता, फिर भी आप मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। बस इतना है कि मेरे पेट में दर्द ना हो जाए। रुद्र ने बिना कुछ कहे कहा, बस आप इंतजार कीजिए और देखिए। लोकमुद्रा ने शांति से जवाब दिया और गंभीरता से कॉकटेल बनाना शुरू कर दिया। लोकमुद्रा ने जरूर कॉकटेल बनाना सीखा होगा और वह इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। कुछ ही मिनटों में लोकमुद्रा ने एक कॉकटेल बनाया और रुद्र को देते हुए नरमी से कहा, इसे चक्कर देखो, तुम्हें कैसा लगता है? रुद्र एक पल के लिए झिझका और फिर गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, काफी अच्छा लग रहा है, तुम बस देखकर नहीं बता सकते, तुम्हें चखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। लोकमुद्रा ने प्यार से कहा, ठीक है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर एक छोटा घूंट लिया। तो स्वाद कैसा है? लोकमुद्रा ने उम्मीद भरी नजरों से रुद्र से पूछा। ये सच में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ज्यादातर पीता नहीं हूं, इसलिए मैं पक्का नहीं बता सकता कि ये कितना अच्छा है। रुद्र ने बहुत गंभीरता से टिप्पणी की, तुम कॉकटेल के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर कोई पेशेवर होता तो वो यकीनन स्वाद बता पाता कि ये कितना अच्छा है। लोकमुद्रा ने होंठ सिकोड़े जब वह बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रुद्र के मूल्यांकन से असंतुष्ट थी। रुद्र हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। रुद्र, मैं तुम्हें कॉकटेल बनाना सिखाऊं? तभी लोकमुद्रा ने पलकें झपकाई और रुद्र से फुसफुसाकर पूछा, नहीं धन्यवाद, मेरी दिलचस्पी नहीं है। रुद्र ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। चलो भी, ये सच में बहुत आसान है। वैसे भी हमारे पास करने को कुछ खास नहीं है, मुझे तुम्हें सिखाने दो। लोकमुद्रा ने रुद्र को खींचा और उसे कुछ साधारण कॉकटेल बनाना सिखाना शुरू कर दिया। हालांकि रुद्र को ऐसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके पास अभी करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने लोकमुद्रा से सीखना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक सुरीली पियानो की आवाज गूंजी। रुद्र अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानता था, एक पियानो था और दूसरा गिटार। जब उसकी मां जीवित थी तब उन्होंने उसे ये दोनों संगीत वाद्य यंत्र बजाना सिखाया था, इसलिए रुद्र इन दोनों वाद्य यंत्रों की आवाजों के प्रति बहुत संवेदनशील था। अब वो इन दोनों वाद्य यंत्रों को शायद ही कभी छूता था। इसका कारण यह था कि जब भी वो पियानो और गिटार की आवाज सुनता था तो उसे अपनी मां की याद आती थी। रुद्र उस संगीत से आकर्षित होता हुआ लगा और धीरे धीरे स्टेज की ओर मुड़ा। उसने देखा कि एक युवक गंभीर भाव से 9 सिम्फनी बजा रहा था। रुद्र बता सकता था कि इस युवक का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन वह गाना बजाते समय खास गंभीर नहीं लग रहा था। क्या तुम पियानो की समझ रखते हो? लोकमुद्रा ने रुद्र के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर हैरानी से रुद्र से पूछा। थोड़ी बहुत, और मैं बता सकता हूं कि ये इंसान अच्छा बजाता है। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया। बेशक, ये इंसान हमारे स्कूल में एक मशहूर पियानो विशेषज्ञ है। उसने एक वैश्विक पियानो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान भी जीता था। जब लोकमुद्रा ने यह कहा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। वहीं रुद्र का ध्यान पूरी तरह से पियानो पर था और उसने लोकमुद्रा के भाव में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। लगभग आधे घंटे बाद परफॉर्मेंस देने वाले सभी लोग लगभग खत्म हो चुके थे। अब केवल रुद्र और लोकमुद्रा ही बचे थे। तुम बाद में कौन सा गाना गाने वाली हो? रुद्र ने नरमी से लोकमुद्रा से पूछा। गाने द रेस्ट ऑफ माई लाइफ के बारे में क्या ख्याल है? लोकमुद्रा ने एक पल की झिझक के बाद रुद्र से पूछा। रुद्र लोकमुद्रा की बात सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने उलझन भरे भाव से पूछा, वो कौन सा गाना है? मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं? तुम कितने पुराने ख्यालों के हो? तुमने इतना लोकप्रिय गाना नहीं सुना। छोड़ो, जब समय आएगा तो तुम बस मेरे साथ गा देना। मैं ये गाना समीर को भड़काने के लिए चुन रही हूं। मुझे लगता है कि जब वह यह गाना सुनेगा
तो वो सहन नहीं पाएगा। वो जरूर तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेगा। तब तुम उसे जितना चाहो उतना पीट सकते हो। लोकमुद्रा ने उग्रता से रुद्र से कहा। लोकमुद्रा की बातें सुनकर रुद्र को बहुत लाचार महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अगर वो नहीं जानता होता कि क्या चल रहा है, तो रुद्र सोचता कि समीर ने छेड़छाड़ से भी बदतर कुछ किया होगा। अन्यथा लोकमुद्रा उससे इतनी नफरत नहीं करती। तभी अनुजा अपनी ऊंची एड़ी पर चलती हुई लोकमुद्रा के पास आई और नरमी से लोकमुद्रा से कहा, लोकमुद्रा, उनकी परफॉर्मेंस लगभग खत्म हो चुकी है। अब केवल तुम और रुद्र ही बचे हो। क्या तुम दोनों एक साथ कुछ पेश करने की योजना बना रहे हो या अकेले? रुद्र और मैं एक साथ गाने जा रहे हैं। तुम्हें इसके बारे में क्या ख्याल है? लोकमुद्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, जाओ। अनुजा ने सिर हिलाया। वहीं लोकमुद्रा ने फिर रुद्र का हाथ थामा और वे स्टेज की ओर चल दिए। जल्द ही संगीत बजना शुरू हो गया। लोकमुद्रा संगीत के साथ गाना शुरू करने लगी। रुद्र इस गाने को बिल्कुल नहीं जानता था, इसलिए वो स्टेज पर एक सजावट की तरह खड़ा रहा। गाने के बोल असामान्य रूप से मीठे और स्नेहपूर्ण थे। साथ ही लोकमुद्रा की एक्टिंग स्किल्स भी वो लगातार उसे प्यार से देख रही थी। हर किसी को यही लगेगा कि लोकमुद्रा सच में रुद्र से प्यार करती थी। हालांकि कौन सोच सकता था कि रुद्र और लोकमुद्रा एक दूसरे को 3 दिन से भी कम समय से जानते थे। इसके अलावा ये सब लोकमुद्रा द्वारा केवल एक नाटक था। सोफे पर बैठा समीर जब ये नजारा देखा तो वो आग बबूला हो गया। समीर ने हमेशा लोकमुद्रा को अपनी औरत माना था। उसका उसके साथ मिलना केवल समय की बात थी। लेकिन अब रुद्र कहीं से अचानक आ गया। समीर अपनी प्यारी औरत को दूसरे आदमी के साथ स्नेह दिखाते हुए स्वीकार नहीं कर सका। पहले समीर केवल अपना गुस्सा दबा रहा था, लेकिन अब वो जाहिर तौर पर इसे और नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसे लगा कि अगर उसने कोई चाल नहीं चली तो वे दोनों शायद कुछ ही दिनों में शादी कर लेंगे। जैसे ही समीर गुस्से में था, संगीत रुक गया। किस किस, सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। लोकमुद्रा को सबकी बातें सुनकर थोड़ी अजीब लगी। हालांकि उसे रुद्र का हाथ पकड़ना और उसके साथ थोड़ी नजदीकी दिखाना ठीक लगा, लेकिन वह अभी भी दुविधा में थी। हालांकि लोकमुद्रा इन कार्यों को केवल एक नाटक मान रही थी, क्योंकि अभिनय करते समय ये बहुत सामान्य होता था। लेकिन अगर उन्हें चुंबन करना होता तो ये काफी असंभव होता। आखिरकार लोकमुद्रा ने पहले कभी चुंबन सीन में अभिनय नहीं किया था। रुद्र भी हैरान था। आखिरकार वो कोई पेशेवर अभिनेता नहीं था। हालांकि वो लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड होने का ढोंग कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी।